एक साथ और एक ही दिन बिहार के बांकीपुर, मध्य प्रदेश और दतिया और गुजरात के मंजलपुर में उपचुनाव हो रहे हैं। बांकीपुर में विधायक नितिन नवीन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद राज्यसभा सांसद बने तो उन्होंने बांकीपुर सीट की असेंबली सीट से इस्तीफा दे दिया है। दतिया में कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती को एक मामले में दोषी करार देने के बाद उनकी विधायकी खत्म हो गई, तो गुजरात में बीजेपी विधायक योगेश भाई नारायण दास पटेल की मौत के बाद उपचुनाव हो रहे हैं। लेकिन सारे देश की नजर टिकी है बांकीपुर के रण पर। आज इसी पर विस्तार से टू द पॉइंट में चर्चा करेंगे। देखिए, 2014 में नरेंद्र मोदी, 2015 में नीतीश कुमार और अरविंद केजरीवाल, 2019 में जगन मोहन रेड्डी, 2021 में ममता बनर्जी और एम के स्टालिन के लिए सफल चुनावी रणनीति तैयार करने वाले 49 साल के प्रशांत किशोर पहली बार अपने लिए वोट मांग रहे हैं। बांकीपुर में उनका मुकाबला बीजेपी के नीरज कुमार सिन्हा और आरजेडी की रेखा गुप्ता से है। रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा करेंगे। बांकीपुर उपचुनाव पर सारे देश की नजर है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन 16 मार्च को राज्यसभा सांसद निर्वाचित हुए। इसके बाद उन्होंने बांकीपुर के विधायक के तौर पर 30 मार्च को इस्तीफा दे दिया। 2 जुलाई को चुनाव आयोग ने गुजरात और मध्य प्रदेश की एक सीट के साथ बिहार में बांकीपुर उपचुनाव की अधिसूचना जारी की। बांकीपुर उपचुनाव में 57 प्रत्याशियों ने नामांकन किया था। इनमें से 37 के नामांकन सही पाए गए, जबकि 18 के नामांकन रद्द घोषित किए गए और 2 प्रत्याशियों ने अपना नाम वापस ले लिया। अब मैदान में कुल 25 कैंडिडेट हैं। बीजेपी ने नीरज कुमार को, आरजेडी ने रेखा कुमारी को मैदान में उतारा है। दूसरों के लिए चुनावी रणनीतिकार के तौर पर मशहूर जन सुराज के प्रशांत किशोर भी बांकीपुर से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। बांकीपुर में सबसे बड़ी आबादी कायस्थ वोटर की है। यही वजह है कि पार्टी ने 60 से 70 हजार आबादी वाले इस समुदाय के नीरज सिन्हा को टिकट से नवाजा है। लेकिन कायस्थों के बराबर ही ईबीसी वोट बैंक भी यहाँ अहम है, जो 2005 से अब तक नीतीश कुमार को अपना मसीहा मानता आया है। नीतीश कुमार ने बीजेपी के कैंडिडेट का समर्थन किया। जनसुराज के प्रशांत किशोर ने भी नीतीश कुमार को बीजेपी के द्वारा साइडलाइन किए जाने को लेकर ईबीसी वोटर पर ही निशाना साधा। आरजेडी ने वैश्य कार्ड खेलकर उपचुनाव को ज्यादा रोमांचक बना दिया है। बांकीपुर उपचुनाव सबसे ज्यादा बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा की लड़ाई है। 1985 से 2005 तक नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा यहाँ से विधायक थे। उनके बाद 2005 से हालिया चुनाव तक नितिन नवीन यहाँ से चुनाव जीतते आए हैं। पूरे देश में शायद ये अकेली सीट है जहाँ बीते 41 साल से बीजेपी लगातार काबिज रही है। ऐसे में बिहार में बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री के तौर पर सम्राट चौधरी की साख भी दांव पर लगी है। बांकीपुर पूरी तरह शहरी विधानसभा क्षेत्र है, जहां छात्र, कोचिंग संस्थान, निजी क्षेत्र के कर्मचारी, व्यापारी और मध्य वर्ग की बड़ी आबादी रहती है। इस बार उपचुनाव में यहां कुल 3,79,000 वोटर हैं। इनमें 4,998 फर्स्ट टाइम वोटर हैं। जेनजी और युवा वोटर की तादाद यहाँ 1,20,000 से 1,35,000 के करीब है। और अगर प्रशांत किशोर का बिहार में रोजगार और भविष्य में बदलाव का नैरेटिव युवा मतदाताओं के साथ साथ बीजेपी के पारंपरिक वोट बैंक पर असर छोड़ता है, तो यह उपचुनाव कांटे का मुकाबला बन सकता है। ऐसे में सबकी नजर 3 अगस्त को बांकीपुर में होने वाली मतगणना पर है। यह नतीजा हमें बताएगा कि जंतर मंतर पर हुए छात्र आंदोलन से युवा के बीच बीजेपी के लिए समर्थन में क्या और कितना फर्क आया है। नक्षत्र न्यूज के लिए पटना से मरगूब आलम की रिपोर्ट। चलिए, तो बांकीपुर का रण अब ज़्यादा देर बचा नहीं है। कल शाम 4-5 बजे तक जो है चुनाव वोटिंग की प्रक्रिया खत्म हो जाएगी। सुबह 7 बजे से ही वोटिंग की प्रक्रिया शुरू होगी। इसको लेकर पोलिंग पार्टियों को रवाना कर दिया गया है। तमाम बूथों पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है, क्योंकि बेहद महत्वपूर्ण चुनाव है। बांकीपुर सीट को लेकर जो बिहार की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी, उनके लिए साख का विषय है, क्योंकि प्रशांत किशोर चुनावी मैदान में है। तेजस्वी यादव ने भी यहाँ रोड शो किया था। वैसे में कितना परिवर्तन होगा, इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। 4 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हम परिचय करवा देते हैं। मनु जी हैं जनता दल यूनाइटेड से, सामंत प्रधान जी कांग्रेस पार्टी से जुड़ रहे हैं, श्वेता श्रीवास्तव जी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से, और डॉक्टर रविशंकर
रविशंकर रवि जी हाँ आरजेडी से, चारों का स्वागत। और सबसे पहले हम आप ही के पास जाएंगे रविशंकर जी, क्योंकि आप लोग दावा कर रहे हैं कि इस बार इस सीट को हम निकाल लेंगे। क्या लग रहा है इस बार, क्योंकि आप लोगों ने तो बहुत देर कर दी, जो तो आपके नेता प्रतिपक्ष हैं तेजस्वी यादव बहुत देर से वो चुनावी कैंपेन में उतरे। आपको लगता है माहौल बदलेगा उस कैंपेन के बाद? जी बिल्कुल, हमें ऐसा लगता है। और बात ये नहीं है कि तेजस्वी जी का जो भी आपने जिक्र किया कि वो देर से आए। हमारी जो उम्मीदवार हैं वो पहले भी वहाँ उम्मीदवार रही हैं, उस क्षेत्र से, क्षेत्र के लोगों से, कार्यकर्ताओं से, संगठन के कार्यकर्ताओं से काफ़ी वाकिफ हैं। और अभी जो वर्तमान स्थिति बनी है बिहार में, 2-3 घटनाएं जो हुई हैं, खास करके युवाओं के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें, भरत तिवारी हत्याकांड के बाद, और अभी जो कॉकरोच जनता पार्टी प्रोटेस्ट में बिहार के युवाओं पे जिस तरह से सरकार ने AK-47 तक की फायरिंग की खबरें आ रही हैं, हुई हैं, और बेरहमी से मारा गया है, तो युवा वर्ग जो इस वक्त बिल्कुल ही परेशान हैं और वो विचलित हैं, और इस बार एक मुझे लगता है वो संदेश देना चाहेंगे। और युवा के साथ तेजस्वी जी का कनेक्ट हमेशा से रहता है, हमेशा से रहा है जी। और हमें एक अच्छी स्थिति में हम हैं और कुछ सकारात्मक परिणाम उम्मीद करते हैं। चलिए ठीक है, हमारे साथ और भी खास मेहमान हैं मनोज जी, क्या लग रहा है आप लोगों को, क्योंकि आपके ऊपर तो सबसे ज़्यादा दारोमदार है। आप नीतीश कुमार को वीडियो जारी करना पड़ा, जिसको लेकर प्रशांत किशोर ने कहा कि वो फर्जी वीडियो है, AI के ज़रिए बनाया गया। निशांत कुमार का वीडियो जारी किया गया, तो आप लोगों के लिए तो और साख का विषय है कि आपके नेता भी नहीं गए, उसके बाद भी वीडियो जारी करवाया गया। तेजस्वी यादव ने तो कहा कि ज़बरदस्ती उनसे वीडियो शूट करवाया गया है। अब देखिए किनको क्या कहना है दीपक जी, वो तो लोग कह ही रहे हैं जी। अब कहने वालों को तो मुंह रोका नहीं जा सकता है ना। अच्छी बात है, तेजस्वी यादव जी कह रहे हैं, प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं, तो आज तो FIR हो चुकी है। अब तो जो इसकी जांच प्रक्रिया होती है, जांच प्रक्रिया के बाद वहाँ सामने आएगी। और सबसे बड़ी बात है कि बांकीपुर का जो ये उपचुनाव है जी, ये उपचुनाव और लोगों के लिए तो जरूर करने मरने की स्थिति में है, लेकिन NDA के लिए इस तरह की कोई बात नहीं है, क्योंकि NDA के जितने भी घटक दल हैं जी, चाहे हमारे जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हों या इनके चिराग पासवान जी हों या उपेंद्र कुशवाहा जी हों, सारे लोग मिलकर, उनके दल के विधायक, उनके दल के वरिष्ठ नेता, सारे कैंपेनिंग में साथ रहे हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने एकजुटता का परिचय दिया है, और ये विकास का लड़ाई है। जो विकास की लड़ाई NDA ने शुरू की थी, और उसी के आधार पर ही बिहार की जनता उन्हें चुनती रही है, तो हमें पूर्ण विश्वास है कि बांकीपुर की जनता भी 3 अगस्त को जो रिजल्ट देगी, वह रिजल्ट पूरे तरह से NDA उम्मीदवार, भाजपा उम्मीदवार के पक्ष में सामने आएगा। चलिए ठीक है, एक हमारे साथ और श्वेता श्रीवास्तव जी हैं। श्वेता जी, क्या जरूरत पड़ गई चुनाव से ठीक 12-15 घंटे पहले आप लोग गिरफ्तार करवा लिए हैं जनसुराज के लगभग 20 नेताओं को? अभी जनसुराज पार्टी ने पत्र जारी किया है कि STF के जरिए 20 हमारे नेताओं को गिरफ्तारी करवा ली गई है। मतलब भय डर है क्या जनसुराज के नेता से? अरे ऐसी कैसी बातें कर रहे हैं आप कि हमें जनसुराज से डर रहे हैं, जिसका कोई अता न पता, और बाहर से आ करके और पब्लिक के बीच में घूम रहे हैं, और सब लोग देख रहा है कि किस तरह से वो कर रहे हैं। पिछले बार भी वो विधानसभा में कैसे घूम रहे थे, जमानत तक मतलब बचा नहीं पाए, और इस बार फिर उनकी वही हालत होने वाली है। तो उनको तो कुछ भी अनर्गल बातें करने की आदत है, लोगों को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लोग उनके चक्कर में आ नहीं रहे हैं। ठीक है,
और इस बार आप फिर देखेंगे कि रिकॉर्ड मतों से नीरज भाई जीतेंगे। जिस तरह से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी जीतते आए हैं, उनसे भी कहीं बहुत ज्यादा का फर्क पड़ेगा और वोट में बहुत अच्छा इजाफा होने जा रहा है। ये 3 तारीख को साबित हो जाएगा। नहीं तो अच्छा, एक चीज़ बताइए, आप लोगों के लिए एकदम साख का ये सीट बन गया, क्योंकि हम देख रहे हैं जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनको रोड शो करना पड़ गया, वो 3-4 दिन तक आखिरी समय में वो वहाँ पे रहे, बैठकों का दौर जारी रहा। मतलब एक उपचुनाव के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष को आ जाना, सीएम का रोड शो करना, पूरा कैबिनेट को उतार देना, मतलब सारा काम धंधा छोड़ के एक सीट पे जिताने पे लगा दिए। नहीं, देखिए हमारे भाजपा का ये मतलब काम करने का तरीका है। हमारे यहाँ बैठक ही सबसे बड़ा मूल मंत्र है। हम किसी भी काम को करने के पहले बैठक करते हैं और काम के करने के बाद भी हमारे यहाँ समीक्षा बैठक होती है। ठीक है। दूसरी बात है कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की यह सीट रही है, इस नाते उनका कर्तव्य भी बनता है कि वो अपने सीट का उचित देखभाल करें, लोगों से मिले जुले। ये एक काम करने का तरीका है। ठीक, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि साख तो बना ही हुआ, इसमें साख बनाने की क्या जरूरत है? ऑलरेडी बचाने की जरूरत है, बचाने की जरूरत है भारतीय जनता पार्टी के लिए। बचा हुआ भी है, ऐसा नहीं है कि मेरा साथ खत्म हो गया है या किसी ने बुला दिया है। हमारे साथ एडवोकेट सामंत प्रधान जी हैं। सामंत जी, कांग्रेस पार्टी पूरे इस चुनाव से गायब रही, क्या कांग्रेस के कई पूर्व विधायकों ने तो ये तक कह दिया कि ये हमारा सीट होना चाहिए, आरजेडी क्यों चुनाव लड़ रही है? मतलब पूरा मतभेद इस पूरे के पूरे उपचुनाव में दिखा। कांग्रेस के नेताओं ने भी वहाँ पे कोई वैसा जोर आजमाइश जो मेहनत नहीं की आपने गठबंधन के लिए, ना हमने कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं को देखा। नहीं, ऐसा नहीं है। पूरा कांग्रेस का कैडर जो है महागठबंधन के साथ है और पूरा महागठबंधन मजबूती से जो है कि वहाँ पे तैयारी के साथ जो है मजबूती से लड़ रहा है। और आप देखिएगा कि मजबूती से जो है कि महागठबंधन इस बार जो है सीट निकालने जा रही है। और एक चीज और भी, इनके जो झूठे वायदे से लोग परेशान हो चुके हैं। अभी वर्तमान में जो स्थिति है, छात्र परेशान है इनसे, आम जनता परेशान है। और आम जनता और छात्र, आप देखेंगे बांकीपुर चुनाव का जब आकलन करेंगे, वहां पे युवाओं की संख्या अच्छी खासी है और पूरा युवा जो है कि मिलकर इस बार इनको सत्ता से उतारने के लिए तैयार है। जितना युवा समाज जो है कि इनसे परेशान है और महंगाई से पूरा जनता, आम जनता सब परेशान है, चाहे सामान्य लोग हो चाहे युवा वर्ग हो, सब इनसे परेशान है। और आप देखिएगा कि इस बार जो है कि बांकीपुर से जो है कि इनको कितना बड़ा झटका लगने वाला है और मजबूती से महागठबंधन के प्रत्याशी इस बार जीतेंगे। तो आप लोग इस पूरे चुनाव में कहा, हम तो यही समझना, हमने राजेश राम जी को कभी नहीं देखा, हमने अखिलेश सिंह को कभी नहीं देखा, हमने शकील अहमद खान साहब को नहीं देखा, आपके 5-6 विधायक हैं, हमने किसी विधायक को नहीं देखा कि चुनाव प्रचार करते नजर आए। देखिए इसमें जो हमारे पूर्व कैंडिडेट रहे आशीष जी, वो मजबूती से यहाँ पे लगे हुए हैं। राजेश राम जी ने पूरे कैडर को यहाँ पे लगाया है, हम सब मिल के वहाँ पे मेहनत कर रहे हैं। और जो कांग्रेस का जो मजबूत कैडर है वो मजबूती से यहाँ पे खड़ा है महागठबंधन के साथ। और इनके जो झूठे वादे हैं उनका हम लोग पर्दाफाश कर रहे हैं। और आम जनता की जो समस्या है, युवाओं की जो समस्या है, वो सब लेके हम लोग जनता के पास जा रहे हैं। और जनता जो है एकदम मजबूती से जो है कि भारतीय जनता पार्टी को जवाब देने के लिए तैयार है और सत्ता से हटाने के लिए तैयार है। और बांकीपुर हम लोग एकदम मजबूती से जीतने जा रहे हैं। सामंत जी, आप युवाओं की बात कर रहे हैं, आज चुनाव देखिए कल है, वोटिंग कल सुबह 7 बजे से शुरू होगी। उन युवाओं के लिए सम्राट चौधरी ने आज शाम में बड़ी घोषणा कर दी, हम 32,388 लोगों को नौकरी देने जा रहे हैं, 22,000 आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं की भर्ती करने जा रहे हैं, लगभग 50,000 55,000 नौकरी की घोषणा देर शाम कर दी है। आपको लगता है कि वो नौकरी छोड़ के और आपके सपोर्ट में जाएंगे वो लोग? साहब, सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो यही है कि भारतीय जनता पार्टी घोषणा करती है, समाधान नहीं करती है ना। अच्छा, इनका तो सिर्फ काम है घोषणा करना। ठीक है। हाँ, आज तक कभी जो है धरातल पे कुछ लागू हुआ है क्या? ये सबसे बड़ी समस्या है। चलिए ठीक है मनोज जी, कुछ लागू आप लोग नहीं करते, लेकिन बड़े बड़े बातें करते हैं, होता कुछ नहीं है। ठीक है ठीक है, बड़ा सवाल है मनोज जी, हम आपसे करवाती थी। हाँ,
सिर्फ स्वर्गीय इंदिरा गांधी जो थी, उनका इतिहास उठा के देखा जाए तो सिर्फ लोगों को जेल करवाती थी। आप उनका इतिहास उठा करके देख लीजिए, उनमें और भाजपा में क्या अंतर था, वो तो अभी जनता बता दी कि पूरे भारतवर्ष से किस तरह से कांग्रेस का टुकड़ा साफ हो गया है और आने वाला भविष्य में और भी एक आध जो जगह बचा हुआ है वो भी खत्म होने के कगार पे है। ठीक है, और युवा किस तरह से बुद्धिजीवी को चाहता है ये बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मनोज जी को स्क्रीन पर लाइए। मनोज जी, ये बताइए कि एक महत्वपूर्ण सवाल है ना कि चुनाव से ठीक एक दिन पहले देर शाम में ही घोषणा कर देते हैं हम 53-54-55 हज़ार, लगभग 54,000 का तो आंकड़ा है कि 54,000 लोगों को नौकरी देने जा रहे हैं। कैबिनेट से 22,000 की घोषणा कर रहे हैं और 33,000 के आसपास उधर कर रहे हैं। मतलब एक दिन और रुक जाते, चुनाव होने देते। आप तो सीधे प्रत्यक्ष प्रभावित कर रहे हैं चुनाव को। नहीं, ये चुनाव, ये जो घोषणा है ये केवल बांकीपुर विधानसभा के लिए है, छोड़े। नहीं तो आपको पता है असर डालेगा सरकार पूरे, नहीं कोई असर नहीं डालेगा। असर तो देखिए, असर कुछ नहीं डालेगा, पहले ही से असरदार है। अच्छा, जिस सवाल को आज आरजेडी उठा रही है, तेजस्वी यादव जो बोल रहे हैं या प्रशांत किशोर जी जो बोल रहे हैं, तो विधानसभा चुनाव के समय दूसरा कुछ बोल रहे थे क्या? उस समय उनका कोई दूसरा डफली लगा हुआ था क्या? कि यही डफली लगा हुआ था युवाओं के साथ, अपराध के साथ, कोई विकास का काम नहीं हुआ, अस्पताल नहीं है, शिक्षा, दवाई, क्या क्या इनका नारा चलता था। ये इतना रुपया सरकार बनेगी तो हम दे देंगे। तो ये सब तो इनका पुराना धंधा है और ये अपना ये बोलते हैं। अब हम घोषणा करते हैं या काम नहीं करते हैं तो इसका जवाब जनता देती है। क्योंकि देखिए, मिथिलांचल से हम लोग आते हैं दीपक जी, और मिथिलांचल में कहावत भी है कि की करे छी गप लिया हवै के हवै। तो बोलने में तो पैसा लगता नहीं है। अब कुछ भी बोल देंगे, बोलने के लिए तो हम कुछ भी बोल देंगे ना, बोलने से कुछ नहीं है। अब ये है, अब आप देख लीजिएगा 3 तारीख को जितने भी विपक्ष के नेता हैं सब भुला जाएंगे, युवा को भुला जाएंगे, अपराध को भुला जाएंगे, जितना भी कहानी अभी कर रहे हैं सब भुला जाएंगे। और आज आपको बता देते हैं 3 तारीख के तमाम नेताओं के एक ही चीज चलेगा। विपक्ष के जो नेता हैं एक ही चीज इनका ट्विटर बॉय का चलेगा कि ईवीएम को हैक कर दिया गया। चले ठीक है, डॉक्टर अभी जी हमारे साथ जुड़े हैं ना, डॉक्टर रविशंकर जी। डॉक्टर रविशंकर जी, ये बताइए, ईवीएम वाला तो फिर मामला नहीं आएगा ना? और दूसरा सवाल कि तेजस्वी यादव चुनाव के बीच में कह रहे हैं कि भाई जो छात्र आंदोलन में जिनके प्रोटेस्ट में शामिल रहे उनको हम पेंशन देंगे। आप लोग भी प्रभावित कर रहे हैं इस तरह की घोषणा करके? मुझे लगता है कि इन दोनों घोषणाओं में फर्क है। ये चुनाव के मद्देनजर बिल्कुल नहीं किया जा रहा। ये जेपी आंदोलन के वक्त इस तरह के जो पीड़ित युवा थे, पीड़ित लोग थे, उनके लिए भी ऐसी घोषणाएं हुई थी। उसी तर्ज पे तेजस्वी जी ने ये घोषणा की। लेकिन अभी ठीक 1-2 मिनट पहले आपने जिस बात का जिक्र किया कि ये चुनाव संहिता का उल्लंघन नहीं है, मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट जो इलेक्शन का होता है उसका ये वायलेशन है कि नहीं है। बिल्कुल। और ये देखिए, पिछले चुनाव में भी ये देखा गया, वो 10,000 रुपया देने वाला जो था, वो चुनाव के बीच 2 फेजेज के बीच जो है वो पैसे ट्रांसफर किए गए। वो मुद्दा तो अब बिहार में गौण हो गया, क्योंकि आपकी सरकार झारखंड में है। झारखंड में जिस दिन वोटिंग हो रहा था उससे ठीक पहले सुबह में ही कई लोगों को मैया सम्मान योजना का पैसा मिला। तो वो काम तो आप झारखंड में भी कर चुके हैं सर। मैं बिहार में कहाँ सवाल उठता है? इस काम को देखने का काम किसका है? क्या चुनाव आयोग को ये नहीं दिख रहा, या चुनाव आयोग नजरबंद कर लिए है और चुनाव आयोग का झुकाव अभी ये भी खबरें आई हैं कि जीविका दीदियों को, महिलाओं को प्रभावित करने के लिए लगाया जा रहा है। पिछले चुनाव में भी ये दिख रहा था साफ साफ। बिल्कुल। अभी भी ये चल रहा है। तो उल्लंघन तो एक तरह से शुरू कर चुके हैं
और मुझे लगता है कि लोग बार बार झांसे में नहीं आएंगे, नहीं आना चाहिए उनको, इस बात को वो समझेंगे कि ये गलत है। और अभी इस जो युवा आंदोलन हुआ सीजेपी के बैनर तले, इसमें काफी जागरूकता युवाओं में और दूसरे तबके के लोगों में, घर परिवार के लोगों में, उनके माता पिता में भी और सगे संबंधियों में भी ये जागरूकता आई है कि हमें एक कैसी व्यवस्था चाहिए और परिवर्तन होना चाहिए। नहीं तो आप वो व्यवस्था दे पाएंगे सर? आप लोग वो व्यवस्था दे पाएंगे? क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि आपने शासन नहीं किया, लोगों ने आपको देखा नहीं। पड़ोसी राज्य झारखंड में देख लीजिए, हर बार कुछ ना कुछ होता है, पेपर लीक होता है, इतने पेपर लीक की सूची हैं, गड़बड़ी होती है। यहाँ के जो चेयरमैन हैं आयोग के, वो सीआईडी के दफ्तर के चक्कर काट रहे हैं, पूछताछ हो रही है। तो हर जगह तो वहाँ पे भी स्थिति है सर। कोई ऐसा तो नहीं है कि आप लोगों ने एक ठोस ऐसा कंक्रीट प्लान बना के एग्जीक्यूशन करवा रहे हैं काम को, जो छात्रों को लग रहा है नहीं वहाँ पे चीज़ें बेहतर है? लोग किस आधार पे वोट करते हैं? लोगों को बदलाव या परिवर्तन कब चाहिए होता है? जब उनको तकलीफ और दिक्कत दिखता है। अभी भाई हम बिहार में हैं तो 20 साल से हम नहीं है ना। बिल्कुल। 20 साल से तो जिनकी सरकार है, और बिहार किस पैमाने पे विकास की, किस पैमाने पे कितना, एक चीज है जो दिखती है, वो सही बात है, वो हम स्वीकार भी कर रहे हैं कि सड़क बनी, लेकिन पुल पुलिया जो टूट रहा है उसमें जो भ्रष्टाचार के केसेस आ रहे हैं और इस तरह की, ठीक है, वो भी एक वो है। इसके अलावे आप बता दीजिए कि विकास के किस सूचकांक पे, विकास के किस इंडिकेटर पे हम दूसरे राज्यों की तुलना में चलिए ठीक है सर, अच्छा कर। चलिए ठीक है। श्वेता जी हमारे साथ जुड़ी हैं। श्वेता जी, एक बयान महत्वपूर्ण है। तेजस्वी यादव को आप जिस तरीके से वो चुनावी मैदान में उतरे, रोड शो किया, हमने देखा, हमारे जो वहाँ पे सहयोगी हैं लगातार कवर कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जब तेजस्वी यादव उतरे तो चुनाव, उनके उतरने से पहले लग रहा था कि चुनाव भारतीय जनता पार्टी और जनसुराज के बीच में फाइट हो रहा है। वो उतरे तो लगा कि त्रिकोणीय मुकाबला है, और ये भी नहीं कहा जा सकता कि भारतीय जनता पार्टी इस सीट से क्लीन स्वीप कर रही है। जिस तरीके से आप लोगों ने कैंडिडेट उतारा, कन्फ्यूजन की स्थिति काफ़ी रही है इस बार, आपके नेताओं कार्यकर्ताओं में, वोटर में कन्फ्यूजन है। देख लीजिएगा मैडम, आवाज़ में उठे आपका शायद। आवाज़ नहीं आ रही मैडम, श्वेता जी आवाज़ नहीं आ रही, थोड़ा चेक कर लीजिएगा। हाँ हेलो। हाँ बोलिए मैडम, ठीक है आवाज आ रही? हाँ, इन्होंने जो कहा है कि विकास की बातें, रोड बने, पुल पुलिया बने, तो उससे क्या आवागमन की सुविधा नहीं, उसमें व्यापार नहीं बढ़ा। दूसरी बात कि लोगों को जो मुफ्त अभी भी अनाज मिल रहा है, तो क्या वो लोग ऐसे ही लेके जा रहे हैं? इनके राज्य में क्या हो रहा था, हम लोग जैसी माताएं बहनें बाहर नहीं निकल पा रही थी, सिर्फ रो रही थी। और तेजस्वी यादव की एक दिन के प्रचार में निकलने से कोई प्रभाव बांकीपुर की जनता पे नहीं पड़ी है, किसी भी तरह की जनता पे। और दूर दूर तक मैं आपको बता दूं कि कहीं भी आरजेडी नहीं, कहीं भी आरजेडी नहीं। आप किसी से भी पता, आप तो मीडिया वाले हैं, अच्छी तरीके से जान रहे हैं कि आरजेडी हमारे चक्कर में है ही नहीं, ना उसकी प्रत्याशी कहीं दिखाई देती है। पिछले बार जब आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनावी मैदान में थे, जिनके परिवार का 40 सालों से कब्जा है, उनके मुकाबले आरजेडी के कैंडिडेट ने 50,000 वोट लेकर आया था मैडम, आपको याद है? और वही फिर इस बार चुनाव में है, और आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनावी मैदान में नहीं है। और जिस उम्मीदवार को आप लोगों ने दिया है टिकट, वो उम्मीदवार किस तरीके से मीडिया से बातचीत करते हैं, मतलब वो तो सुन के भी हर कोई जान सकता है कि क्या बोल रहे हैं, क्या बोलना चाहते हैं। मेरा कार्यकर्ता बहुत बड़े राजनीतिक परिवार से नहीं है। मेरा प्रत्याशी एक साधारण कार्यकर्ता है, जिन्होंने एक सपने में भी नहीं सोचा था कि भारतीय जनता पार्टी इतना बड़ा सम्मान दे सकता है। एक भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो कि एक बूथ लेवल के कार्यकर्ता को भी अपना बड़ा उम्मीदवार बना सकता है। अच्छा, तो आप रेखा गुप्ता में और नीरज में, आप अगर माननीय नीरज जी में आप कंपेरिजन करेंगे तो कोई कंपेरिजन नहीं। अच्छा, कोई कंपेरिजन नहीं है। रेखा जी एक धनाढ्य परिवार से आती है, लेकिन हमारे नीरज जी जो है एक साधारण परिवार से आते हैं। हाथ पैंट में जो पर्चे
बांट रहा हुआ कार्यकर्ता को अगर ये प्रत्याशी बना दिया जाए और जितना भी नीरज जी अभी कर ले रहे हैं उस हिसाब से देखा जाए तो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। चलिए ठीक है, जिस जो आप बोल रही हैं वो हम लौटेंगे और हम बातचीत करेंगे। मनोज जी, कन्फ्यूजन की स्थिति आपको नहीं लगता कि एनडीए को इस बार नुकसान पहुंचाने जा रहा है इस चुनाव में? क्योंकि हमने तो बहुत लोगों से पूछा, वो कह रहे थे पहले अभिषेक सिन्हा को दिया गया, फिर बदल दिया गया चेहरा। बड़ा कन्फ्यूजन वाली स्थिति हमेशा से रही है। और कई ऐसे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से बातचीत की, जो सीनियर लीडर थे वो भी आश्चर्यचकित थे कि ये क्या हो गया यहाँ पे। देखिए दीपक जी, कोई अब कंफ्यूजन की स्थिति नहीं है। भाजपा के किसी नेता ने ये नहीं कहा कि नीरज सिन्हा को हम नहीं जानते हैं, ऐसा कहीं नहीं है। लेकिन राजद के जो उम्मीदवार थे उनके बारे में उनके सांसद ने कहा कि हम नहीं पहचानते हैं। ठीक है। उनके एक दूसरे नेता ने भी उनके उम्मीदवारी पर प्रश्न चिन्ह लगाया। तो इसीलिए कोई कंफ्यूजन नहीं है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का ये सीट था। भारतीय जनता पार्टी ने जिसे भी अपना कैंडिडेचर किया उसके लिए एनडीए के तमाम घटक दल के नेता पूरी तरह से हैं। यहाँ हमारे पास ये नहीं है कि हमारे पार्टी के कोई नेता बीजेपी के कैंडिडेट के साथ घूम रहे हैं और उनके बेटा दूसरे दल के साथ घूम रहे हैं। आपने देखा होगा, कहीं नहीं देखा होगा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को। आपने देखा, कहीं नहीं देखा होगा अखिलेश शर्मा जी को। लेकिन अखिलेश शर्मा जी के बेटा किनके साथ घूम रहे थे? तो ये सब उन लोगों के लिए कंफ्यूजन है, हमारे लिए कोई कंफ्यूजन नहीं है। हमने जिनको भी खड़ा किया वो व्यक्ति एनडीए का घटक दल का उम्मीदवार है और पूरी ताकत के साथ सभी लोग उनके लिए काम कर रहे हैं। चलिए ठीक है, जो आप कह रहे हैं उस पर हम और भी राय लेंगे, आरजेडी से भी और कांग्रेस पार्टी से भी। लेकिन देखिए, बांकीपुर उपचुनाव पर पूरे देश भर की नजर है। देश में बीजेपी का ये सबसे मजबूत किला है। यहाँ बीते 41 सालों से बीजेपी हर चुनाव जीतते आई है। इस बार पहली बार यहाँ हो रहे उपचुनाव में एआई और डीपफेक का भी मुद्दा उठा है। सवाल है, क्या एआई और डीपफेक से चुनाव पर असर पड़ेगा? रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा करेंगे। बांकीपुर उपचुनाव की तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। देश के सबसे चर्चित उपचुनाव में बीजेपी के नीरज सिन्हा, आरजेडी की रेखा गुप्ता और जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर में कांटे की टक्कर है। उपचुनाव को लेकर सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी कर दी गई है। चप्पे चप्पे पर सीआरपीएफ की तैनाती की गई है। सीआरपीएफ की 14 कंपनियों को पटना में तैनात किया गया है। सभी वोटिंग सेंटर पर फ्लैग मार्च किया जा रहा है। हर वोटिंग पार्टी के साथ सीआरपीएफ की एक टुकड़ी रहेगी और हर मतदान केंद्र पर सेंट्रल फोर्सेस के साथ साथ बिहार पुलिस के जवान तैनात रहेंगे। मतदान केंद्र से लेकर मतदान केंद्र के बाहर तक 4 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है। मतदान में गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई का निर्देश दिया गया है। सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक बांकीपुर में मतदान होगा। रूरल एरियाज में ही सिर्फ होती है। यहाँ पे एनयूएलएम की सिर्फ सीआरपीएफ थी, ठीक है ना। तो जो विभाग से सीईओ सब से निर्देश है उसका अनुपालन किया जाए। ट्रैफिक रूट प्लान हम लोगों ने टीवी पे भी दे रखा है, आप लोग उसको जो बॉन्डोन के कार्य है वो काफी ऑपरेशन कराया जा चुका है। करीब 2400 लोगों को बॉन्डोन कराया गया है। सीसीए कुछ प्रक्रिया अभी चल रही है और सीसीए 3 के तहत प्रस्ताव भेजे गए थे, उसमें भी कार्य चल रहा है। और कल जो मूवमेंट वगैरह रहेगा उसके हिसाब से तैयारी किए हुए हैं और जरूरत पड़ने पर कुछ लोगों को प्रिवेंटिव अरेस्ट भी किया है। बांकीपुर उपचुनाव से पहले एआई वीडियो का मामला गर्मा गया है। दरअसल बांकीपुर उपचुनाव को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक वीडियो जेडीयू ने सोशल साइट एक्स पर जारी किया था। बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र के प्यारे मतदाताओं, आप सभी को मेरा प्रणाम। आप जानते हैं कि आपके विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव हो रहा है और 30 जुलाई को मतदान होना आप सभी के विश्वास
सहयोग और आशीर्वाद से हमने 2 दशकों में सुशासन और न्याय के साथ विकास को पूरी ईमानदारी से धरातल पर उतारने का काम किया है। इस वीडियो को प्रशांत किशोर ने एआई वीडियो करार दिया। अब इस पर जेडीयू की तीखी प्रतिक्रिया आई है। विनाश काले विपरीत बुद्धि, इन लघु प्रतंगिरा से भी नहीं ठीक होंगे। 9 ग्रह मथुरा पर सवार हो गया। मैं नीतीश कुमार जी के व्यक्तित्व पर हमला करना आज के डेट में कोई राजनीति का सिरफिरा व्यक्ति ही कर सकता है, क्योंकि बिहार की जनता मर्माहत है। नीतीश कुमार जी के मंतव्य से और उनके वीडियो देखने के बाद हर आदमी के दिल संजीदा हो जाता है कि नीतीश कुमार ने इतना काम किया। उन्होंने कहा आज 20 वर्ष मैंने काम किया है और आप कह रहे हैं कि वो आर्टिफिशियल वीडियो है। तो आर्टिफिशियल ब्रेन है क्या, या ब्रेन स्ट्रोक हो गया है? ये 2 में एक ही बात हो सकती है। इसलिए अशांत व्यक्ति यही कर सकता है, अपना गड्ढा अपने खोद लिए, अपना कब्र में ही अपना पैर डाल लिया। नीतीश कुमार जी पर कोई हमला करेगा तो तीर बगैर देर किए सीधे राजनीति के कलेजा पर वार करेगा। लेकिन मामला यही नहीं थमा। आरजेडी ने भी पूर्व मुख्यमंत्री के वीडियो पर आपत्ति जताई। तेजस्वी यादव ने वीडियो पोस्ट कर लिखा कि तरस आता है, सहानुभूति शब्द भी कम पड़ता है इनकी दशा और दिशा देखकर। दबी जुबान में मूल जेडीयू के लोगों ने बताया कि वो प्रचार करने नहीं जाना चाहते थे, इसलिए जबरन उनसे यह वीडियो बनवाया गया है। यहाँ भी जाती। पिछले साल हुए बिहार के असेंबली चुनाव में एआई का इस्तेमाल प्रचार के लिए हुआ था, लेकिन बांकीपुर उपचुनाव में एआई के दुरुपयोग का मसला उठा और ये सीधे सियासी आरोप प्रत्यारोप और कानूनी शिकायत का मामला बन गया। इससे हुआ ये कि बिहार की राजनीति में पहली बार एआई और डीप फेक एक अहम मुद्दा बन गया। जेडीयू ने इसे गंभीर आरोप माना है और कानूनी कार्रवाई का रास्ता अपनाया है। अब जेडीयू की शिकायत पर पुलिस आगे क्या कार्रवाई करती है, इस पर सियासी हलकों की नजर बनी हुई है। सहयोगी मुकेश के साथ मुर्गुब आलम, नशरत न्यूज पटना। देखिए, इस पूरे चुनाव में बिहार की राजनीति में अगर देखा जाए पहली बार एआई के प्रयोग का इस्तेमाल और इन तमाम चीज़ों को लेकर आरोप भी लगा है। मनोज मनु जी, एडवोकेट सामंत प्रधान जी भी है। सावंत जी, एक महत्वपूर्ण चीज़ है, जिस तरीके से प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया है, जाहिर सी बात है प्रशांत किशोर अपोजिशन के हैं, तो इस मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी की अपनी क्या कुछ राय है? क्या नीतीश कुमार ने जिस तरीके से स्टेटमेंट जारी किया, निशांत कुमार ने स्टेटमेंट जारी किया, नेता प्रतिपक्ष पक्ष ने भी उस पर सवाल उठाया, कांग्रेस खामोश रही? कुछ ये नहीं कहना चाहूँगा मैं, इस पे इतना ही कहना चाहूँगा भी जो वर्तमान की जो स्थिति है उसको लेकर मैं बात करूँगा। एक अभी भाजपा की अभी जो प्रवक्ता थी, मैं वो कह रही थी कि सड़क बने, ये बने। तो आप देखिए कि सड़क बनते नहीं है कि उसके उद्घाटन के 10 दिन बाद ही जो है कि पुल में जो है कि गड्ढा हो जाता है। तो ये जो भी काम कर रहे हैं उसमें सब में ये असफल है। कहीं जो वादे करते हैं सारे वादे इनके जमीन पे जो है कि फेल है। तो अब जो है कि जनता इतना आक्रोश हो गए हैं, आक्रोशित होकर सड़क पे आए, और सड़क पे आके जिस तरीके से देखे नाराज होके अभी हम लोग ने धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा लिया है। अब जल्द वो दिन दूर नहीं कि हम लोग जो है जनता का सहयोग लेके छात्र जिस तरीके से आक्रोशित है, आप ये मोदी जी को भी देखिएगा जल्द इस्तीफा देना पड़ेगा। मतलब आप और ये लोग चुनाव से पहले खाली झूठे वायदे करते हैं और पूरा कुछ नहीं करते हैं। और इस सारा चीज जिस तरीके से भी महंगाई से, बेरोजगारी से जनता परेशान है, पेपर लीक से जनता परेशान है, और जनता पूरा देश का आक्रोशित है। और इस बार जो है कि पूरे भारी तादाद में बीजेपी को हराने के लिए पूरा जनता तैयार है। नहीं तो कई लोग तो आप जो कह रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का हम लोगों ने इस्तीफा ले लिया, मोदी जी का भी, बीजेपी कह रही कि भाई खामोशी कई जवान में कह रहे थे कि ये लोगों ने जो गलती किया, विपक्ष के लोगों ने, वो कुर्मी समुदाय से आते हैं और कुर्मी की अच्छी खासी संख्या यूपी में है, और आपने ओबीसी समुदाय के एक मंत्री को वहाँ से हटा दिया, तो ओबीसी समुदाय तो आपको यूपी में निपटा ही देगा, आपको और समाजवादी पार्टी को, कि आप ओबीसी समाज के एक नेता को पसंद नहीं कर रहे थे केंद्र में। कई बीजेपी के लोग ये बात कह रहे थे।
देखिए, इनका शुरू से जो है कि जातिवाद की राजनीति और ध्रुवीकरण की राजनीति करने की आदत रही है। हम लोग जो है कि जनता के मुद्दों के साथ बात करते हैं, जनता के मुद्दों की बात करते हैं। सबसे जो जरूरी बातें हैं, कपड़ा, रोटी, मकान और स्वास्थ्य, शिक्षा, इस पे हम बात कर रहे हैं। तो शिक्षा में जिस तरीके से जो है कि इन लोगों ने एकदम व्यवस्था को जो है कि बर्बाद करके रख दिया, शिक्षा का स्तर को जो है कि इन लोगों ने इतना नीचे ला दिया, तो इस पे छात्र आक्रोशित हुए और पूरे छात्र एकजुट की वजह से जो है कि सरकार को झुकना पड़ा। अब सरकार के पास जो है कि बोलने के लिए कोई बहाना नहीं है, तो ये जाति कार्ड ना खेले। और भाजपा के जनता को पूरा पता है कि भाजपा कितना जो है कि पिछड़ा और दलित और गरीबों के हितैषी है। इस देश में पिछड़ा, दलित का जो सबसे विरोधी कोई व्यक्ति है, कोई विरोधी सरकार है, तो भाजपा है। अरे सर, इस देश में आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं, दलित राष्ट्रपति बना है, ओबीसी का बेटा प्राइम मिनिस्टर है, होम मिनिस्टर, इससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए। चलिए, डॉक्टर रविशंकर जी हमारे साथ जुड़े हैं। रविशंकर जी, देखिए, छात्र आंदोलन का आपको लगता है कि उपचुनाव में असर पड़ेगा, क्योंकि लगभग 1,35,000 जेएनजी है यहाँ पे। मैंने पहले भी कहा कि बिल्कुल पड़ेगा, और अभी तो इनके जख्म सूखे भी नहीं होंगे। तो पटना में, सिवान में और दूसरे शहरों में जब छात्र प्रोटेस्ट पे निकले, तो उनके साथ जो बर्बरता वाला व्यवहार किया गया है। अच्छा रविशंकर, एक चीज बताइए, आप लोग एक पक्ष को रख रहे हैं। हमने आज राहुल गांधी के भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के सुना, वो कील और वो पैलेट्स, गन्स और तमाम चीज़ों की तस्वीरें तो दिखा रहे हैं कि किस तरीके से पुलिस वाले बर्बरता किया। आपने उस वीडियो साहब का सर देखा है जो जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं पटना के एक हॉस्पिटल में? पता नहीं, मतलब भगवान ना करे कुछ ऐसी अपरिस्थिति हो जाए उनके साथ, पूरा सर में इतना बड़ा गड्ढा हो गया है सर, लगभग 1 इंच गड्ढा हो गया। उस पुलिस कांस्टेबल को देखा है आपने, जो एक महिला बेचारी, एकदम सर पूरा फट गया, पूरा ब्लड उनके शरीर पे था। वो एसएचओ का आपने तस्वीर देखा है क्या? पूरा सर फाड़ दिए आप लोगों ने, जिसका आप समर्थन कर रहे हैं, जिस छात्रों का। आपको एक पहल नजर आता, दूसरा उनका भी तो कुछ राइट्स होगा ना सर। किस तरीके से भाई ये स्थिति, ये नौबत क्यों आई? आप जो कह रहे हैं, जो लोग जिम्मेवार हैं, आप बताइए, ये दीपक जी, ये स्थिति नौबत क्यों आई? वो कई हफ्तों वहां जंतर मंतर पे बैठे रहे, कोई उनसे बात करने वाला नहीं। सोनम वांगचुक को जिस तरह से उठाया गया स्टेज से, कोई तरीका था उठाने का? नहीं, तो इसका मतलब हिंसा फैलाए कोई भी छात्र। आपने सिवान में देखा पुलिस की गाड़ियों को किस तरीके से तोड़ा गया? आप बिल्कुल गलत हैं। सिवान के एसपी पूरन झा को आपने देखा किस तरीके से लोगों ने मोब लिंचिंग करने की कोशिश की, एसडीएम साहब के गाड़ी को तोड़ा गया। कि आप नैरेटिव को बदलिए मत। नहीं, हम नैरेटिव नहीं बदल रहे हैं सर। नहीं, 3 हफ्ते से ज्यादा तक वहां छात्र बैठे रहे, भूख हड़ताल किया 3 हफ्ता, और उनसे कोई मिलने वाला, बात करने वाला नहीं। इसका मतलब ये थोड़ा है सर कि हिंसा कर दे। सरकार चल रही है ना, सरकार अपने हिसाब से बातचीत करेगी। आप भी कल के तारीख में सत्ता में आएंगे, 1 महीने अगर कोई बिहार की जनता प्रोटेस्ट कर देगी, तो सरकार थोड़े है कि तमाम बातों को मान लिया जाए। पुलिस मैनुअल का उल्लंघन पुलिस ने खुद किया है पहले। जिस तरह के इलेक्ट्रिक लाठी, कील वाली लाठी, एक ट्रक पत्थर पहले से वहां रखा हुआ था, ये बात आप दावे के साथ कह सकते हैं कि पुलिस ने प्रवोक नहीं किया हो? ये तो जांच का विषय है, मामला विचाराधीन है कोर्ट में। हाँ, बिल्कुल जांच का विषय है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं दीपक जी कि पुलिस को इस तरह के प्रोटेस्ट मूवमेंट को, छात्र आंदोलन को या दूसरे तरह के आंदोलन को कैसे हैंडल करना है, इसकी ट्रेनिंग बाकायदा दी जाती है। बिल्कुल। लेकिन पुलिस मैनुअल का उल्लंघन करके, भाई किस मैनुअल में लिखा हुआ है कि 47 निकालना है? बिल्कुल, मैनुअल में लिखा हुआ है। पुलिस वालों पर कार्रवाई भी हुई, आपको पता है, सस्पेंड किया गया, विभागीय कार्रवाई की अनुशंसा की गई है। ये बिल हम कहते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अगर हुआ है तो कार्रवाई हुई। हाँ, ये दुर्भाग्यजनक है, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन इसमें जिम्मेवारी सरकार की बनती है पहले, क्योंकि उनको वार्तालाप में, संवाद में पहले आ जाना चाहिए था। इस स्थिति पे बात को पहुंचानी नहीं थी। ठीक है सर। मतलब इसका असर पड़ेगा बांकीपुर चुनाव में, आप कह रहे हैं?
बिल्कुल होगा। चलिए ठीक है मनोज जी, और आप समझ रहे हैं यही चुनाव आप के देखिए दौरान ना, में इस तरह की घटनाएं हुई है और ये आप लोगों के लिए अलर्ट रहने का भाई समय है। 3 दर्जन से ज्यादा भाजपा के नेता वहां पे चुनाव प्रचार में उतरे हुए हैं। ये उनका भय दिखाता है। अभी नीरज कुमार जी का वीडियो आपने दिखाया, वो कह रहे थे कि ये AI वीडियो प्रशांत जी ने बोला है नीतीश जी का, तो वो जो है उनके व्यक्तित्व पे हमला है। बिल्कुल, मुझे तो लगता है कि अगर नीतीश जी के व्यक्तित्व पे किसी ने हमला किया है सबसे ज्यादा, तो वो बीजेपी है और JDU के वो लोग जो उनको बिहार का मुख्यमंत्री पद से हटवा के राज्यसभा सांसद में भेजे। ये तो एक तरह का डिमोशन है, तो व्यक्तित्व पे हमला कैसे नहीं हुआ ये? चलिए ठीक है, ठीक है। और हो सकता है उनके मन में ना हो, इसलिए उनको या तो पढ़वाया गया है या AI जनरेटेड है। ये तो फॉरेंसिक जांच का विषय है कि वो वीडियो किस। चलिए ठीक है, ठीक है लेकिन मनोज जी, से ये लग रहा है कि वो दिल से नहीं बोल रहे हैं। हाँ ठीक है मनोज जी, वो वीडियो को हमने भी देखा है और नीतीश कुमार जब आमतौर पर बोलते हैं या फिर किसी चीज़ को पढ़ते हैं तो बिल्कुल अलग अलग दिखता है। या किसी भी इंसान को अगर कोई टेलीप्रॉम्प्टर पढ़ रहा है या किसी चीज़ को लिखा हुआ पढ़ रहा है तो वो अलग दिखता है। वो नीतीश कुमार को लग रहा है वीडियो देख के कि वो किसी चीज़ को पढ़ रहे हैं और पढ़ के वो चीज़ों को बोल रहे हैं। चलिए इसमें भी कोई आपत्ति नहीं है कि वो किसी भी चीज़ को देख के पढ़ें, कागज़ को पढ़ें, फ़ोन को देख के पढ़ें, टेलीप्रॉम्प्टर को देख कर पढ़ें। लेकिन प्रशांत किशोर अगर आरोप लगा रहे हैं तो भाई कुछ तो तथ्य होगा ना उनके पास, ऐसे तो वो आरोप नहीं लगाते हैं। और वो तो कई बार चैलेंज भी करते हैं, जिस चैलेंज के पीछे आप लोग फिर पीछे हट जाते हैं। मनोज जी आवाज़ मिल रही है आपको? हाँ मेरी आवाज जा रही है? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बोलिए सर। प्रशांत किशोर अगर आरोप लगा रहे हैं तो कुछ तो सत्यता होगी ना उनके आरोप में। देखिए प्रशांत किशोर आज तक जितने भी आरोप लगाए हैं, कोई आरोप पर वो कायम रहे क्या? याद है उन्होंने नहीं कहा था कि हम अशोक चौधरी के ऊपर FIR करेंगे? FIR किया क्या? इसीलिए उनके आरोप को जनता कोई ध्यान ही नहीं देती है, समझ गई है। कैसे कहा जाता है कि भेड़िया आया भेड़िया आया भेड़िया आया, वही चीज प्रशांत किशोर जी के साथ है। लेकिन प्रशांत किशोर जी इस बार फंस गए। अब उसकी रिपोर्ट आ जाए तभी मैं कुछ उस पर बोल सकता हूँ। जहां तक आपने अभी सवाल हमसे किया था कि ये जो छात्र आंदोलन हुआ, उस आंदोलन का प्रभाव यहाँ पड़ेगा, एकदम पड़ेगा। आज बिहार के छात्र जो है ना, वो आश्चर्य कर रहे हैं कि उनके आंदोलन में इस तरह का कभी नहीं होता। ये किसी पार्टी का वो हम देख रहे हैं। वो मनोज जी हम लोग भी पत्रकार के तौर पर देख रहे हैं। कम से कम 50 युवाओं का हमने माफीनामा वीडियो देखा जो उस समय प्रधानमंत्री को गाली दे रहे थे और उसके बाद उन्होंने माफी मांगी। उन्हें पता है कि सोसाइटी में कितनी दिक्कत होगी, नौकरी में जाएंगे कितनी दिक्कत होगी, पासपोर्ट में दिक्कत होगी, बहुत सारी चीजों में अब दिक्कत होने वाली है। मैं उसकी भी बात मैं कर रहा हूँ। GNG जो कर रहे हैं वह पूरी तरह से इन सब लोगों के चंगुल में से आजाद हो चुकी है और सरकार ने कभी भी छात्रों के साथ अन्याय नहीं किया। जो लोग गिरफ्तार हुए उसमें जो छात्र थे उन लोगों को उसी समय छोड़ दिया गया था। बिल्कुल, जो छात्र नहीं है उनके आपराधिक इतिहास हैं, उन लोगों को जेल भेजा गया था। या जो SP को मारने में लगे हुए थे, जो सरकारी संपत्ति को नुकसान, छात्र कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता है। आप पूरा बिहार के छात्र आंदोलन को देख लीजिए, उसमें जब तक असामाजिक तत्व नहीं आते हैं तब तक कभी आज तक इस तरह की घटना नहीं है। तो हमारे जो छात्र है ना इस चीज को समझ गए हैं दीपक जी। और जो बांकीपुर का जो चुनाव है ना वह जयप्रकाश की कर्मभूमि क्षेत्र पड़ता है। बांकीपुर में ही जयप्रकाश नारायण जी का कर्मभूमि है जो छात्र आंदोलन के मसीहा माने जाते हैं। तो इसलिए आप निश्चिंत रहिए कि बातें जितनी भी ये लोग बड़ी बड़ी कर ले, कहने से कोई रोक नहीं सकता है
चुनाव के दिन इनका एकमात्र राग अपनाया जाएगा कि ईवीएम हैक हो गया। चलिए ठीक है एडवोकेट सावंत जी, ईवीएम हैक हो गया सावंत जी, फिर मैं 3 सावंत जी अगस्त को हम आपके पास बैठेंगे। चलिए ठीक है सावंत जी, ये बताइए कि ईवीएम वाला रोना तो आप लोग नहीं रोइएगा ना चुनाव के बाद, ऐसी स्थिति तो नहीं आएगी? देखिए हमारे नेता ने इस पे कई प्रूफ दिया है, ठीक है। इस पे जो है कि सर आप मीडिया में प्रूफ देते हैं ना, चुनाव आयोग के समक्ष आप लोग प्रूफ पे नहीं दे पाते हैं। कितना बार तो चुनाव आयोग ने नोटिफिकेशन जारी करके आमंत्रित किया था आप लोगों को, कभी नहीं चुनाव आयोग के समक्ष आप लोगों ने रखा। देखिए ये देखिए सुनने वाली सरकारी नहीं है, ये तानाशाह इतना कर रही है कि सारा जनता देख रहा है। हमने जो इनसे सवाल किया उनका इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, और ईवीएम पे जो है कि सवाल जो है कि लगातार हर कोई उठा रहा है, तो इनको जो है जवाब एक देना चाहिए था, जिससे सरकार क्यों देगी, वो तो चुनाव आयोग जवाब देगा। मैं कह रहा हूँ देखिए मैं बता रहा हूँ जितने भी तंत्र हैं सब पे जो है कि सरकार हावी है, और सरकार के दबाव में हर कोई जो है इस तरह का जो है काम को अंजाम दे रहा है। और मैं आपको बता देता चाहता हूं कि जिस तरह से प्रदर्शित जवाब संतुष्ट वाला जवाब आना चाहिए था, वो जवाब नहीं मिल रहा है ईवीएम पे। इसके वजह से जो है कि जनता सवाल पूछ रही है, पूरा विपक्ष परेशान है, पूरा विपक्ष जो है कि इस पे सवाल पूछ रहा है। नहीं तो ईवीएम से दिक्कत और है, चुनाव एक चीज और भी है, 2 स्टेट में 3 स्टेट में क्या दिक्कत है? आपको भी पता है ईवीएम से आप चुनाव जीतेंगे नहीं तो बाइकआउट कर दिया जाए। देखिए आप जैसा बात कर रही है तो लोकतंत्र के लिए गंभीर चेतावनी है। इससे पहले जो है कि जीतन राम मांझी जी का जो है कि ऐसा बयान जो है कि रिकॉर्डिंग वायरल हो चुका है, तो उसमें वो कहते हैं कि अरे भाई अगर 1000-1500 का बात था तो हमको कॉल करते तो हम चुनाव हारने ही नहीं देते। बिल्कुल ये ऑडियो वायरल है। एक चीज और भी बता देना चाहते हैं कि हाँ एक चीज और आपको बता देते हैं कि बीजेपी के तो ये स्थिति आ गई है कि चुनाव जीतने के लिए जो कि अश्लील गाना उनको गाना पड़ रहा है ये बांकीपुर में आके, ये स्थिति हो गया है। चलिए ठीक है। और जदयू जो है आज देखिए, और जदयू जो है कि देखिए खत्म हो चुकी है, उसको हाईजैक कर लिया गया है बीजेपी की तरफ से, और इसके वजह से भी कुर्मी समाज जो है कि पूरा नाराज है, और वो पूरा कुर्मी समाज जो है कि बीजेपी को जवाब देगी बांकीपुर में, आप देखिएगा। ठीक है डॉक्टर रविशंकर जी, ये बताइए कि इस पूरे चुनाव में कई ऐसे मुद्दे रहे, महंगाई, बेरोजगारी, छात्र, ये तमाम मुद्दों को लेकर तेजस्वी यादव बड़ी मुखरता के साथ जो 2-3 दिनों में उन्होंने कैंपेन चलाया, और उसके बाद अल्टीमेटम दिया छात्रों को लेकर, सरकार को लेकर, और फिर सरकार ने अपने फैसले वापस लिए और FIR तमाम वापस किया गया। तो एक लोगों को भी अब लग रहा है कि एक विकल्प के तौर पर हैं, इसलिए थोड़ा सा मौका दिया जाए, ऐसी स्थिति भी बांकीपुर में दिख रहा है। बिल्कुल, ये देखिए युवाओं का कनेक्ट तेजस्वी जी के साथ हमेशा से रहा है, हर चुनाव में रहा है। बिल्कुल। और वो इस बार भी है, वो इस बार भी है। और ये अभी युवा आंदोलित हैं, आक्रोशित हैं, वो गुस्से में हैं हाल फिलहाल की इस तरह की घटनाओं के बाद जिसका आपने जिक्र किया। तो उसका हमें एक अपने इस कैंपेन में और इस चुनाव में हमारी तरफ उनका रुझान, उनका झुकाव पहले से ज्यादा बढ़ता हुआ दिख रहा है। और ये सब तो ज्वलंत मुद्दे हैं। बेरोजगारी का लोग ये भी जानते हैं कि भाई उस वक्त तेजस्वी जी जब थे सरकार में बतौर उप मुख्यमंत्री, उन्होंने उनके टाइम में उतने कम महीनों में जितनी संख्या में नौकरियां दी गई, तो वो लोगों के याददाश्त में, उनकी मेमोरी में अभी भी है, हमें ऐसा लगता है। और भ्रष्टाचार वाला तो मामला भी देखिए, कुछ महीने पहले कैग का, CAG का रिपोर्ट था ना, कि 70,000 करोड़ रुपए के आसपास, 70,000 करोड़ रुपए बहुत बड़ी रकम होती है, जिसका हिसाब किताब सरकार ने नहीं, प्रमाण पत्र नहीं मिला है उसका, यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं दिया है। तो अब ये, बल्कि मुझे तो लगता है कि ये एक ऐसा गंभीर मुद्दा है जिसको हमको, आपको, सबको, पूरी मीडिया के को चुनाव से परे ये एक जागरूकता का प्रश्न है कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है। तो ये सब बातों को आप लोगों को रखना चाहिए। हम लोगों ने तो बाकायदा इस पे डिबेट भी किया है। लगभग 72,000 करोड़ का मसला है। और चुनाव के वक्त को
ये याद दिलाने का भी समय होता है सारे पक्षों को, और वही हम लोग उजागर भी कर रहे हैं, बोल भी रहे हैं कि भाई भ्रष्टाचार चरम पे है। युवाओं के साथ शिक्षा का जो हाल है वो तो बेहाल है। जिस तरह की छवि के अपने वर्तमान मुख्यमंत्री जी हैं, चले उनका ठीक क्या है बोले, उम्र, डिग्री, आपराधिक मामलों के केसेस, तो ये लोग देख जान रहे हैं। चले ठीक है सर, मुझे लगता है कि अब ज़्यादा वक्त नहीं बचा। अब सुबह 7 बजे से जब वोटिंग होना है और 3 अगस्त को मतगणना होगी, तो उन तमाम चीज़ों का भी पहलू सामने आ जाएगा, किन की बातों पर लोगों ने भरोसा किया। आप तीनों जुड़े उसके लिए शुक्रिया। आप तीनों का अब इंतज़ार करना होगा। सुबह 7 बजे से लगातार नक्षत्र न्यूज़ पे बने भी रहिए, लगातार पल पल की अपडेट हम देते रहेंगे। टू द पॉइंट में अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए नक्षत्र न्यूज़।